जिंदा रहो, जिंदा रहने दो, ये पॉलिसी थी मेरी। किसी का इसमें कोई द्वेष नहीं था, हेट्रेड नहीं था किसी कम्युनिटी का। हर एक प्रांत में उनका अधिकार होता है, तो मैं मेरे लोगों का अधिकार उनके प्रांत में मैं हासिल करने की कोशिश कर रहा था। ये आवाज है शिवसेना के नेता बाल ठाकरे की। अपने 40 सालों से भी अधिक के राजनीतिक जीवन में कोई भी ऐसा विषय नहीं हुआ करता था जिस पर ठाकरे की अपनी राय नहीं हुआ करती थी। चाहे राष्ट्रीय राजनीति हो या कला या खेल या कोई और भी विषय, बाल ठाकरे इस पर टिप्पणी करने से परहेज नहीं करते थे। उनके शब्दों में अक्सर दूसरों के लिए परिहास होता था या नाकाबिले बर्दाश्त तीखापन। मेरे मन की जलन होती है कुछ कि हमारे हिंदुस्तान में हमारा मान रखा न जाए और इस सेक्युलरिज्म के नाम पर, कोई धर्मनिरपेक्षता के नाम पर और कोई धर्म के लोग बहुत कुछ फैसिलिटी हो, कोई सहूलतें हो, वो मिलती है उनको। ये कैसी बात है? ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। बाल ठाकरे मध्य प्रदेश के मराठी बोलने वाले कायस्थ परिवार से आते थे। बाल ठाकरे की जीवनी हिंदू हृदय सम्राट हाउ द शिवसेना चेंज मुंबई फॉर एवर लिखने वाली सुजाता आनंदन बताती हैं। के जो पिताजी हैं केशव ठाकरे, वैनिटी फेयर के जो ऑथर थे विलियम मेकपीस ठाकरे। केशव ठाकरे विलियम मेकपीस ठाकरे के एडमायरर थे। एज अ ट्रिब्यूट टू विलियम मेकपीस ठाकरे उन्होंने उसका अपना खुद का स्पेलिंग बदल लिया। दिलचस्प बात यह है कि 60 और 70 के दशक में शिवसेना के मुंबई में जड़े जमाने में कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका थी। उन दिनों मजाक में शिवसेना को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वसंतराव नायक और वसंत दादा पाटिल के नाम पर वसंत सेना कहा जाता था। कांग्रेस से कम्युनिस्टों और पार्टी के अंदर भी विरोधियों को शांत करने के लिए हिटमैन की तरह इस्तेमाल करती थी। कम्युनिस्ट कांग्रेस को भी परेशान करते थे और ये टेक्सटाइल ओनर्स हैं इनको भी परेशान करते थे। तो ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और कांग्रेस के नेता हैं, इन दोनों ने एक साथ मिल करके तय किया कि हमको किसी न किसी तरह से ये इसका कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियन का ग्रिप वर्कर्स के ऊपर पे तोड़ना है। तो उन्होंने बाल ठाकरे को आगे किया। वो फ्री प्रेस जर्नल में कार्टूनिस्ट थे और उस जमाने में ज्यादातर जर्नलिस्ट लोग या ज्यादातर जितने सारे पत्रकार या एडिटर्स वगैरह होते थे वो सारे साउथ इंडियंस होते थे। आर.के. लक्ष्मण देश के जाने माने कार्टूनिस्ट हैं, वो भी फ्री प्रेस जर्नल से ही ठाकरे के साथ ही उन्होंने काम किया, वहीं से निकले हैं वो। और उनके कार्टून हमेशा काफी अच्छे हुआ करते थे और एडिटर आर.के. लक्ष्मण के कार्टून चुनते थे। और बाल ठाकरे के दिमाग में ये बात गई कि ये पूरा साउथ इंडियन का डोमिनेशन है, तो वो साउथ इंडियन से चिढ़ते थे। बाल ठाकरे के पास फंडिंग कहाँ से आई अगर कांग्रेस और ये इंडस्ट्रियलिस्ट ने मदद नहीं की उनकी, तो अपनी पार्टी सेटअप करने के लिए उन्होंने ठाकरे को आगे किया, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस गंदगी में उतरना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने बाल ठाकरे को चुन करके आगे किया। आपातकाल में उन्होंने सारे विपक्ष को दरकिनार कर इंदिरा गांधी का समर्थन किया। 1978 में जब जनता सरकार ने इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया तो उसके विरोध में बाल ठाकरे ने बंद का आयोजन किया। सुजाता आनंदन का कहना है कि 1975 में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री एस.बी. चव्हाण ने बाल ठाकरे को इसके लिए बाध्य किया था। एस.बी. चव्हाण अच्छी तरह से जानते थे कि अगर ठाकरे ऑपोजिशन के साथ जुड़ जाते हैं और इनकी रैलीज या वगैरह कुछ होती है, तो उन्होंने पुलिस ऑफिसर को बोला और 2 चॉइस दिया उनको कि या तो आप जेल जाने के लिए तैयार हो, नहीं तो दूरदर्शन के स्टूडियो में आकर के बोलो कि तुम इमरजेंसी को सपोर्ट करते हो। और फिर उनको ज्यादा समय नहीं लगा ये सोचने के लिए और फिर वो तैयार हो गए दूरदर्शन जाकर के इमरजेंसी सपोर्ट करने के लिए। मुझे बाल ठाकरे से मिलने का मौका 2004 में मिला था, जब मैं उनका इंटरव्यू लेने उनके निवास स्थान मातोश्री गया था। दुर्भाग्य से उस इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग इस समय मौजूद नहीं है, लेकिन मैंने उस इंटरव्यू को कई सालों बाद बीबीसी के ही एक कार्यक्रम में कुछ इस तरह याद किया था। एक छोटे से कमरे में एक सिंहासन नुमा कुर्सी पर बैठे हुए थे बाल ठाकरे। और जो बात मुझे थोड़ी सी अजीब लगी कि वो अकेले नहीं थे। आमतौर से जब हम लोग साक्षात्कार लेने जाते हैं तो वो व्यक्ति अकेला इंटरव्यू देता है और उनके अगल बगल पूरी उनकी कोठरी बैठी हुई थी, 15 या 20 लोग। बल्कि मैंने धीमे से उनसे कहा कि क्या हम लोग इन सबके सामने आपसे बात करेंगे? तो बाला साहब ने हंसते हुए कहा कि मुझे कोई चीज अकेले में नहीं करनी, मैं सबके सामने करना पसंद करता हूँ। नाटा कद, भगवा कपड़े पहने हुए, रुद्राक्ष की काली माला, काला चश्मा। और जो चीज सबसे ज्यादा स्ट्राइक की मुझे वो थी उनकी बेबाकी और आंखों में आंखें डालकर बोलने की उनकी अदा। बीच इंटरव्यू में मैंने उनसे सवाल पूछा था कि आपकी नजर
नगर में बाबरी मस्जिद विवाद का कोई हल निकल सकता है? बाला साहब ने जो जवाब दिया वो बिल्कुल हतप्रभ कर देने वाला था, बिल्कुल पार्टी लाइन से अलग। उन्होंने कहा कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायक मंगल पांडे की याद में वहां स्मारक बनाया जाना चाहिए था। उनका ये कहना था कि पूरे कमरे में एक तरह से सन्नाटा छा गया, लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि वो क्या कह रहे हैं और मुझे खुद नहीं हुआ कि मैं क्या सुन रहा हूं। मैंने दोबारा उनसे वो सवाल पूछा और उन्होंने वही बात दोहराई और उस बयान की बहुत चर्चा हुई। बाल ठाकरे अपनी सार्वजनिक छवि के प्रति बहुत सचेत रहा करते थे। मशहूर पत्रकार वीर सांघवी ने बाल ठाकरे के चरित्र की इस खासियत पर अपने एक लेख में रोशनी डाली है। मुंबई में हुए सांप्रदायिक दंगों के काफी दिन बाद मणिरत्नम ने उस पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम रखा गया बॉम्बे। इस फिल्म में शिव सैनिकों को मुसलमानों को मारते और लूटते हुए दिखाया गया है। फिल्म के अंत में ठाकरे से मिलता जुलता चरित्र इस हिंसा पर अपना दुख प्रकट करता है। एक मुस्लिम नेता भी इसी तरह के विचार व्यक्त करता है। ठाकरे ने इस फिल्म के प्रदर्शन का विरोध किया और कहा कि वो उसे बंबई में प्रदर्शित नहीं होने देंगे। इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर अमिताभ बच्चन ठाकरे के दोस्त थे। वो उनके पास गए और पूछा कि क्या शिव सैनिकों को दंगाइयों के रूप में दिखाना उन्हें बुरा लगा। ठाकरे ने जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं। मुझे जो चीज बुरी लगी वो दंगों पर ठाकरे के चरित्र का दुख प्रकट करना था। मैं कभी किसी चीज पर दुख नहीं प्रकट करता। एक तरफ ठाकरे भारत के पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने के खिलाफ थे, वहीं दूसरी ओर उन्हें पाकिस्तान के खिलाड़ी जावेद मियांदाद को अपने यहाँ भोज पर बुलाने में कोई गुरेज नहीं था। क्रिकेट के बहुत ही बड़े फैन थे वो। जावेद मियांदाद ही नहीं, अगर इमरान खान भी राजी होते इनो मातुश्री आने के लिए तो उनको भी खाना खिला सकते थे वो। ठाकरे की कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं थी। वो एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लड़े थे, 71 का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लड़े थे वो वंदे मातरम के इश्यू पर लड़े थे, जैसे उनको पूरी मेजोरिटी नहीं मिली। अभी उनको स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के लिए उनको 2-3 और वोट्स की जरूरत थी, तो उन्होंने किससे हाथ जोड़ा? कांग्रेस से नहीं जोड़ा, लेकिन उसमें बनातवाला से, जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे। 10 दिन पहले तक आप मुस्लिम लीग को या मुसलमानों को गाली दे रहे हो और 10 दिन बाद आपको उनका सपोर्ट चाहिए, तो आप जाकर के उनसे सपोर्ट लेकर के अपना स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन आप इलेक्ट करवा लेते हो। पाकिस्तान के साथ भी वही था उनका। बाल ठाकरे के चरित्र के विरोधाभासों को उनके एनसीपी नेता शरद पवार के संबंधों से परखा जा सकता है। दिन में वो पवार को आटे की बोरी कहकर उनका मजाक उड़ाते थे और उसी शाम को उन्हें उनकी पत्नी प्रतिभा और बेटी सुप्रिया को अपने घर रात्रि भोज पर आमंत्रित करते थे। शरद पवार अपनी आत्मकथा ऑन माई टर्म्स में लिखते हैं, बाला साहब का उसूल था कि अगर आप एक बार उनके दोस्त बन गए तो ताउम्र उनके दोस्त बने रहेंगे। सितंबर 2006 में जब मेरी बेटी सुप्रिया ने राज्यसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की तो बाला साहब ने मुझे फोन किया। वो बोले, शरद बाबू, मैं सुन रहा हूं हमारी सुप्रिया चुनाव लड़ने जा रही हैं और तुमने मुझे इसके बारे में बताया ही नहीं। मुझे ये खबर दूसरों से क्यों मिल रही है? मैंने कहा, शिवसेना बीजेपी गठबंधन ने पहले ही उसके खिलाफ अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। मैंने सोचा मैं आपको क्यों परेशान करूं। ठाकरे बोले, मैंने उसे तब से देखा है जब वो मेरे घुटनों के बराबर हुआ करती थी। मेरा कोई भी उम्मीदवार सुप्रिया के खिलाफ नहीं लड़ेगा। तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है। मैंने उनसे पूछा, आप बीजेपी का क्या करेंगे जिनके साथ आपका गठबंधन है? उन्होंने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, कमलाबाई की चिंता मत करो, वो वही करेगी जो मैं कहूंगा। फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार से बाल ठाकरे की पुरानी दोस्ती थी। दोनों का अक्सर एक दूसरे के यहाँ आना जाना रहता था, लेकिन जब दिलीप कुमार ने पाकिस्तान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज स्वीकार कर लिया तो बाल ठाकरे ने उसके विरोध में शिव सैनिकों को उनके यहाँ अंडरवियर में प्रदर्शन करने भेजा। दिलीप कुमार अपनी आत्मकथा द सब्सटेंस एंड द शैडो में बाल ठाकरे के कोमल पक्ष पर रोशनी डालते हुए एक किस्सा बताते हैं। बाल ठाकरे और उनकी पत्नी मीनाताई बहुत जबरदस्त मेजबान थे। मेरे लिए हमेशा उनकी सरलता का हिस्सा बनना एक आनंददायक चीज हुआ करती थी। अपने अलग अंदाज में मीनाताई उन्हें जमीन से जोड़े रखती थीं। एक वही थीं जो हम जैसे पुराने दोस्तों से हमेशा संपर्क में रहती थीं। वो हमें अक्सर अपने घर पर खाने पर बुलाती थीं। एक बार मुझे और सायरा को एक दोस्त के यहाँ खाने पर बुलाया गया, जहाँ ठाकरे दंपति भी बुलाए गए थे।
उन दिनों सायरा की पीठ में जबरदस्त दर्द था। मीनाताई की आंखों से ये बात छिपी नहीं। उन्होंने बाला साहब को भी ये बात बता दी। बाला साहब ने सारी पार्टी रोक दी और रसोई में चले गए। उन्होंने एक खाली बोतल मंगवाई, उसमें एक बर्तन में पानी गर्म करके भरवाया और सायरा से कहा कि वो उसे दुखती हुई पीठ पर लगाकर बैठ जाएं। उनकी पत्नी और बहू ने सायरा से कहा कि जब वो घर पर बीमार पड़ती हैं तो वो इसी तरह की चिंता उनके लिए भी दिखाते हैं। बाल ठाकरे सिगार और बियर पीने के शौकीन थे। सार्वजनिक तौर पर शराब पीने से उन्हें कोई परहेज नहीं था। 1995 में जब उनकी पार्टी की जीत पर एक पार्टी दी गई तो उन्होंने इस बात पर एतराज किया कि वहां जीत की खुशी में शैंपेन का प्रबंध क्यों नहीं है। ठाकरे इतना परेशान हो गए थे सिर्फ फ्रूट जूस पी करके, क्योंकि उनकी आदत थी कि हर शाम को वो कम से कम 2 बॉटल बियर पिया करते थे। उन्होंने फिर डॉक्टर हीरानंदानी को बोला कि डॉक्टर हीरानंदानी, यू आर एन ENT स्पेशलिस्ट। ई इज फॉर द ईयर, यानी ई कान के लिए, और मुझे बहुत ही सुंदर म्यूजिक सुनाई आ रहा है। N इज फॉर नोज, यानी नाक के लिए, और मुझे बहुत ही खुशबू आ रही है जो जितना भी खाना बन रहा है अंदर किचन में। T इज फॉर थ्रोट, यानी कंठ के लिए है, और मेरा कंठ एकदम सूख रहा है। डॉक्टर हीरानंदानी बहुत ही परेशान हो गए। उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ मंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने तो ये दारू नहीं हम ला सकते। मनोहर जोशी जो चीफ मिनिस्टर थोड़ी दूरी पर खड़े थे। बाल ठाकरे की इतनी ऊंची आवाज, और फिर उन्होंने उसको और ऊंचा करके उन्होंने फिर मनोहर जोशी की तरफ देख करके बोला, कायरे मान्या तू पीतोस नहीं का। इसका मतलब कि क्या मनोहर तुम पीते नहीं हो क्या? मनोहर जोशी कुछ कह नहीं सके। फिर उसके बाद बियर वगैरह सब लाया गया। बाल ठाकरे पर आरोप था कि उनकी पार्टी का कोई भी मुख्यमंत्री क्यों न हो, प्रशासन का रिमोट कंट्रोल हमेशा उनके हाथ में रहता था। एक बार BBC से बात करते हुए उन्होंने कहा था, भाई साहब, रिमोट कंट्रोल क्या होता है? एक नया टर्म हो, जैसे कि वहाँ के वो हाई कमांड होते हैं, इस ढंग से मैं रिमोट कंट्रोल हूँ। रिमोट कंट्रोल का इतनी ही एक बाकी होती है कि टीवी का चैनल बदलना, वहाँ जाके बदलने से आप बैठ के बदल सकते हैं। और ये सच नहीं है कि मैं बार बार मेरे चीफ मिनिस्टर बदलता हूँ, नहीं। जैसे कि मेरे विरोध वाले जो हैं, कोई लोग हो, पार्टियां हो, जो जैसे उनकी खेली होती है वो तो खेल मुझे भी खेलना होगा। मराठी मानूस के सबसे बड़े पैरोकार, हिंदू हितों के रक्षक, हिंदू हृदय सम्राट बाल ठाकरे ने सिर्फ अपने मुंह पर मुंबई को बदल कर रख दिया। न सिर्फ उसका नाम बल्कि उसका चरित्र और ताना बाना भी। बाल ठाकरे का आकलन करते हुए वरिष्ठ पत्रकार कुमार केतकर कहते हैं, उद्धव जी और राज हो या नारायण राणे हो या छगन भुजबल हो या मनोज जोशी हो या संजय राउत हो, किसी भी नेता की पॉपुलैरिटी इतनी नहीं है कि जो पूरे महाराष्ट्र के युवा को अपील कर सके। इसका मतलब ये नहीं है कि बाल ठाकरे का अपील पूरे महाराष्ट्र में था। पश्चिम महाराष्ट्र में उनका बहुत ही कम अपील था। मराठवाड़ा और विदर्भ में भी उनका ज्यादा सपोर्ट नहीं था। उनका शक्ति स्थान था मुंबई, और शक्ति स्थान दूसरा बन रहा था पुणे। शहरी विभागों से बाहर ग्रामीण विभागों में, फार्मर्स में शिवसेना का ज्यादातर कोई रोल नहीं रहा था।